Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है वह है लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने 11th क्लास के लिए लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक कवर किए थे, जिनमें से था लीनियर मोमेंटम, फोर्स और कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज इसका सेकेंड वीडियो लेक्चर है, इसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए भाई देखते हैं क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है भाई, फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया था एक बार मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इट इज इन रेस्ट, इसका मास m है और इसकी स्पीड 0 है। तो इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो तब तक रेस्ट में रहती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगा दिया जाए। ठीक है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है ना, v स्पीड से, मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में चेंज, अपने यूनिफॉर्म मोशन में चेंज तब तक नहीं कर सकती जब तक कि बाहर से फोर्स न लगाया जाए। मतलब कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब तक चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। क्लियर होगी बात? यानी कुछ कुछ इनर्शिया के जैसा। भाई इनर्शिया में क्या था, कोई बॉडी खुद से नहीं चल पा रही थी, है ना, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो खुद से चल नहीं सकती थी, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्मली चल रही है तो खुद से वो अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं सकती, घटा नहीं सकती, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में कोई चेंज नहीं कर सकती थी। तो बिल्कुल वही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर भी है, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, आप लोगों से नोट कर लो और फिर मैं समझाता हूं इसके बारे में कुछ बातें। और तो जिसकी स्टेटमेंट है मैंने आपके सामने लिख दी है। फर्स्ट लॉ में क्या लिखा हुआ है, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कोई बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन में तब तक रहती है या फिर अपनी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की स्टेट में तब तक रहती है जब तक कि अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। यानी आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप के, एक तो रेस्ट और एक यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, तो इन दोनों ही स्टेट में चेंज करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं लिख देता हूं, एक बार उनको भी आप समझ लेंगे। अब देखिए क्या लिख दिया मैंने, इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी बॉडी पर कोई भी नेट फोर्स नहीं है, मतलब उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, या तो कोई फोर्स ना हो या फिर सारे फोर्स मिलाकर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, तो उस केस में बॉडी खुद की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर सकती। वेलोसिटी से मेरा मतलब है उसकी डायरेक्शन या उसकी स्पीड, दोनों से। यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं कर सकती और वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती है कोई भी बॉडी खुद से, तक कि उस पर एक बाहर से फोर्स न लगा दिया जाए। The body cannot accelerate। इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती बिना नेट फोर्स के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट कर लें। चलिए फिर देखते हैं आगे। इसको मैं कर देता हूं इरेज।
न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इनर्शिया को भी डिफाइन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस inertia, hence it is also called law of inertia। ठीक है भाई, यही तो बताया गया था। इनर्शिया क्या बोल रही थी, कोई भी बॉडी खुद से मोशन नहीं कर सकती अपने आप से, वही तो यहां भी है। फर्स्ट में तो सेम बात बताई जा रही है, अगर किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स न लगाया जाए तो खुद से मोशन वो नहीं कर सकती, अपनी रेस्ट या अपनी यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये थी बात न्यूटन के फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में क्या है भाई। देखिए भाई, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम बदलेगा। कैसे, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास क्या है भाई m, आपने इस पे F फोर्स लगाया तो इसमें क्या होगी, स्पीड आ जाएगी v, है ना, और ये स्पीड लगातार क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि फोर्स लगाने पर आएगा एक्सीलरेशन जो स्पीड को कंटिन्यूअसली बढ़ाएगा, है ना। तो कितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा पर यूनिट टाइम में, ये बात डिपेंड करती है फोर्स पर, है ना। अगर कोई फोर्स आप ज्यादा वैल्यू का फोर्स लगाते हो तब भी आपका मोमेंटम बहुत ज्यादा बदल जाएगा, या कोई फोर्स आप ज्यादा टाइम के लिए लगाते हो तब भी आपका मोमेंटम काफी हद तक चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू में काफी चेंज आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बताया गया था यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम यहाँ पर जो बदल रहा है ये मेनली आपका बदलेगा स्पीड से, मास से हालांकि बदल सकता है पर मेनली किससे बदलेगा, स्पीड से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force on it। ठीक है भाई, इसको देखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसको मैंने मान लिया K, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जब एक्सपेरिमेंट किए गए ना, बाय एक्सपेरिमेंट the value of K is found 1, है ना, यानी K is equal to 1 पाया गया। तो अगर हम K की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट में तो F is equal to क्या हो जाता है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, एक तो बात ही हो गई आपके सामने। आगे स्टार का मतलब कुछ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए मैंने इस पे स्टार बना दिया। ठीक है, अगेन एज, देखिए अगर कोई बॉडी है उस पे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसका मास चेंज नहीं हो रहा हो, मास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो केवल बॉडी की स्पीड में या वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हम बोलेंगे अगेन एज मास रिमेन्स कांस्टेंट, एज में देखिए इफ लिख दीजिए ना, अगर मास कांस्टेंट हो आपका तो उस केस में F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा m इंटू वी। भाई P किसके बराबर होता है, m इंटू वी के, P का मतलब लीनियर मोमेंटम,
अब देखिए डेल्टा का मतलब चेंज, मास तो कांस्टेंट है तो मास में तो कोई चेंज है नहीं, तो मास तो आ जाएगा आपका बाहर, चेंज कौन हो रहा था आपकी वेलोसिटी, तो ये जाएगा m और इंटू a, क्या आ जाएगा m इंटू a। तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m में। a क्या है एक्सीलरेशन, क्योंकि a किसके बराबर होता है, a इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम जिसमें वो चेंज हुई है। तो इस तरह से आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और एक F इज इक्वल टू क्या जाता है आपके पास m इंटू ए। ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ज्यादा फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसके लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होने की रेट है वो ज्यादा होती है। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज होने, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम का चेंज होना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है। तो भाई ये था आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फोर्स की छोटी मोटी बातें और सीख लेते हैं हम, फोर्स की क्योंकि यहां पर नाम आ गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक बॉडी है रेस्ट में, है ना, एक बॉडी क्या है रेस्ट में है, और इस पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो भाई, इस पर कोई फोर्स, इस तरह से आपने एक फोर्स F लगा दिया, तो फोर्स यहां पर क्या कर रहा है, फोर्स tries to change the state of rest। यहां पे सिर्फ फोर्स ट्राई कर रहा है क्योंकि इसकी स्पीड अभी भी 0 है। फोर्स लगने के बाद भी अगर बॉडी की स्पीड 0 है तो फोर्स क्या कर रहा है, सिर्फ प्रयास कर रहा है, बदल नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है और आपने इस पे लगा दिया कोई फोर्स, है ना F, और इस बॉडी कि जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 0 और बाद में जो स्पीड आ गई वो आ गई v, है ना। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, तो क्या आ जाएगा यहां पर, फोर्स ने क्या कर दिया, फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी। अब बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर दिया फोर्स ने, है ना। तो फोर्स या तो प्रयास करता है, चेंज कर देता है किसमें, बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट में। फिर दो की बात स्टेट ऑफ रेस्ट की, अब स्टेट ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ मोशन में क्या होगा, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में काम करता है फोर्स तो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में करता है तो वेलोसिटी की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। वैल्यू और कह देंगे यहां पे हम, ये मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इसकी इनिशियल स्पीड u थी, आपने इस पर क्या किया, एक फोर्स लगा दिया F, है ना। फोर्स लगाती ही इसकी स्पीड क्या हो गई, v हो गई, तो यहां क्या हो जाएगा, फोर्स increases the speed of body but not direction। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो बॉडी आगे ही उसी डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी, बस होगा क्या, होगा ये कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी तो उसी डायरेक्शन में बॉडी आगे, बस इसकी जो स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो केवल चेंज होगा, पूरी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब F फोर्स जो है आपका पैरेलल होगा वेलोसिटी के, तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगी, है ना। अगला केस देखो,
अगर इसी केस में हम इस तरह से बोल दें कि फोर्स काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से फोर्स है इधर लग रहा है, तो फोर्स क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा स्पीड को, ठीक है। यह लिख देंगे एंटी पैरेलल। फोर्स क्या है, F वेक्टर एंड V वेक्टर आर एंटी पैरेलल, 180 डिग्री का आपस में एंगल बनाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तब भी आपकी सिर्फ स्पीड घटेगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही। यानी अगर फोर्स जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में काम करता है या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता, है ना। इफ फोर्स इज एक्सर्टेड if force exerted on body is always perpendicular to its velocity, then it changes only the direction of velocity but not the magnitude। इसका एग्जांपल देखो, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी ऑफ फोर्स हमेशा क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जैसे जैसे अपनी डायरेक्शन को बदलती है, फोर्स भी वैसे वैसे अपनी डायरेक्शन को बदलता है। देखिए यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90, यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच 90 है। तो फोर्स अगर हमेशा ही वेलोसिटी से 90 बनाएगा तो केवल और केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर सकता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका इसका एग्जांपल है। इसमें फोर्स और वेलोसिटी हमेशा ही आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए काम करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे पैराबोलिक पाथ, इलिप्टिकल पाथ, इनकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक बार क्या पढ़ा कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। 90 डिग्री पे काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है ना। और जनरल किसी एंगल पर काम करता है तो उस केस में वो वैल्यू भी चेंज कर देता है और डायरेक्शन भी चेंज कर देता है ना। If force exerted on a body makes an angle with velocity, then it changes both the magnitude and डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे अगर हम बात
करते हैं किसकी, पैराबोलिक पाथ की। इस तरह से ये आपका हो गया पैराबोला, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे वेलोसिटी की बात करें यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो वेलोसिटी आई टेंजेंशियल हो गई v, और फोर्स जो आता है वो आता है वर्टिकल डाउनवर्ड, क्या आता है mg के बराबर, ये फोर्स है आपका, है ना। इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या एक जनरली एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए एंगल ना तो 90 है ना, यहाँ भी फोर्स ऐसे काम करेगा। देखिए ये थीटा हो गया, ये एंगल क्या हो गया थीटा। तो किसी जनरल एंगल पे ना तो पैरेलल हो और ना परपेंडिकुलर हो, इसके अलावा किसी भी एंगल पर काम करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरह से फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। तो बात कर लेते हैं फोर्स के यूनिट की, है ना। यूनिट ऑफ फोर्स अगर देखा जाए तो वो होती है न्यूटन, कैपिटल एन से लिखते हैं इसको, या फिर ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें, एसआई सिस्टम में। अब ऐसे में बात कर लेते हैं सीजीएस सिस्टम में तो आती है डाइन, इसको डी बाई एन से लिखते हैं, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपकी सीजीएस सिस्टम में। अगर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो MLT -2 आ जाएगी डायमेंशन फोर्स की। क्लियर हो गई बात। अगर बात करते हैं 1 न्यूटन की, ये आता है आपका 10⁵ हेनरी। ठीक है, इसके अलावा उसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं। ये ग्रेविटेशनल यूनिट कह लीजिए इसको, ग्रेविटेशनल यूनिट। ये क्या होती है भाई, ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम फोर्स, इसको केजीएफ से लिखते हैं। पढ़ते क्या है भाई, किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट, केजीडब्ल्यू। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी एफ, इसको पढ़ेंगे क्या भाई, 1 किलोग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, एक और होती है, या फिर और कर ले यहां पर 1 ग्राम फोर्स, ये आपका होता है 980 डाइन, 980 डाइन। तो ये हो गया आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं एक और बात। जैसे मैंने आपको जब बताया था F = डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, तो उससे मैंने F = ma प्रूफ कर दिया था, है ना। ये कब होता है प्रूफ, जैसा कि हम जानते हैं F = क्या होता है, dP अपॉन dt। ये भी चेंज है, अगर टाइम को कम ले लिया जाए तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T किसके बराबर आ जाएगा, dP अपॉन में dt के। ठीक है, तो आपका ये भी सही है, dP अपॉन dt का मतलब स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम और ये स्मॉल टाइम इंटरवल, इनका रेशियो भी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है ये भी। अब ये अगर इसमें m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट नहीं है, तो F = क्या हो जाएगा, d × m × v अपॉन में dt, क्योंकि P = क्या होता है भाई, m × v। अब m कांस्टेंट नहीं है और v तो पहले से कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मूव भी कर रही है बॉडी।
यहाँ मूव और लिखते हैं। फॉर ए मूविंग बॉडी इफ m इज नॉट कांस्टेंट, बॉडी मूव भी कर रही है और उसकी जो मास है वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में m और v दोनों वेरिएबल हैं, तो m आ जाएगा बाहर, तो एक बार हम करेंगे dv/dt प्लस अगली बार आ जाएगा v बाहर, इसमें हम करेंगे dm/dt। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लें। F इज इक्वल टू ma केवल तब होता है जब मास आपका कांस्टेंट हो, है ना, और जब मास कांस्टेंट ना हो तो फिर आपका जो F का फॉर्मूला है ये है पूरा फॉर्मूला। अब इसको कर लोगे नोट, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए फोर्स के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। सेकेंड लॉ जो है वो फोर्स पर ही बेस्ड है, तो फोर्स की पूरी बातें आप सीख लिया, अभी सारा कंसेप्ट जो फोर्स का है, भाई फोर्स का ये फॉर्मूला भी आ गया, फोर्स की यूनिट भी सीख लिया हमने। अब देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो F वेक्टर इज इक्वल टू 10 I कैप, इसका मतलब क्या हो गया? 10 न्यूटन फोर्स, न्यूटन लिखते हैं, ठीक है, 10 I कैप न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना। F1 मान लो इसको ऐसे, F2 मान लेते हैं -20 J कैप, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 20 इंटू माइनस J कैप, है ना, न्यूटन लिख दो बाद में। इसका मतलब क्या हो गया? 20 न्यूटन फोर्स, फोर्स ऊपर में लिख देंगे, अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन, है ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है फोर्स और फिर माइनस आता है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 20 -20 नहीं है, पहले तो इसकी 20 ही है, माइनस कहां गया? डायरेक्शन में गया, है ना, माइनस किसमें चला गया? डायरेक्शन में। अगर लिखा है मान लीजिए -30 K कैप न्यूटन, इसका मतलब क्या होगा? 30 न्यूटन फोर्स अलोंग -z डायरेक्शन, अलोंग -z डायरेक्शन। तो माइनस क्या बता रहा है? माइनस के को बता रहा है, वैल्यू को नहीं। ध्यान रखनी है आपको ये बात, यानी जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हो और उसमें माइनस लगा हो तो वो माइनस क्या बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। माइनस के कहता हूं मतलब नेगेटिव जेड पे, प्लस के कहता हूं मतलब पॉजिटिव जेड पे। तो वैल्यू में माइनस प्लस कभी नहीं आता, है ना, वैल्यू में माइनस प्लस नहीं आता इस केस में, है ना। लेकिन कभी कभी बिना डायरेक्शन के फोर्स लिखा होता है और उसमें माइनस प्लस लिखा होता है ना, तो वो पहचानने का तरीका है। बिना डायरेक्शन के अगर फोर्स में माइनस प्लस लगा दिया जाए तो अट्रैक्शन और रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है, कि अट्रैक्शन का फोर्स है कि रिपल्सन का, है ना। मैं आपको ये बात लिख देता हूं, नोट है इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लोगे। इफ फोर्स इज written without direction, then विदाउट डायरेक्शन का मतलब आई कैप जे कैप नहीं है उसमें, देन नेगेटिव फोर्स मींस अट्रैक्शन फोर्स और पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है ना, और इन दोनों का मास m1 m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है? r है ना। यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो क्या आता है? -G(m1m2/r²), है ना। अगर ऐसे फोर्स लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है उसमें, तो माइनस क्या बता रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या बता रहा है भाई? ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है ये, अगर माइनस ऐसे आता लिखा हुआ है ना। तो फिर ऐसे समझ लो आप, दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स क्या है? -10 है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको दे रखा है F = -10, तो इसका न्यूटन, तो इसका मतलब देख इसमें आई कैप जे कैप तो है नहीं, तो नेगेटिव क्या बता रहा है?
जो फोर्स है -10 न्यूटन का बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स है वो कितना -10 न्यूटन। इट मींस अट्रैक्टिव फोर्स, और फोर्स मान लीजिए +10 न्यूटन दे रखा है, सेम बिटवीन टू बॉडीज, तो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे पर क्या लगा रही है, रिपल्सिव फोर्स लगा रही है। तो इसका मतलब हो गया ये। तो आपको ध्यान रखना है, अगर फोर्स में आई कैप जे कैप नहीं लिखा है, सिर्फ उसकी वैल्यू में माइनस लगा दिया गया तो क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन को। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है आई कैप जे कैप के साथ, तो फिर माइनस जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है केवल, ठीक है। जहां माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, और जब डायरेक्शन साथ में लिखी हो तो वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन। माइनस ए का मतलब -y के लॉन्ग, प्लस जे का मतलब +y के लॉन्ग, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर हम कंपोनेंट की बात कर लें, फोर्स की सारी बातें आज हम पढ़ लेते हैं बढ़िया तरह से, ठीक है। फिर इस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स ट्राई। तो आज थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेंगे। चलिए देखते हैं, है ना। If force and acceleration have components along x, y and z एक्सिस, जैसे मान लीजिए f वेक्टर आपको दे रखा हो, fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो आपको दे रखा हो ax i कैप प्लस ay j कैप और az k कैप, ठीक है ना। f वेक्टर किसके बराबर होता है, m इंटू ए वेक्टर। f वेक्टर को लिख दो fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, m ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। वापस से लिख देते हैं, सेम चीज है ना। अब कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड अगर किया जाए, देखिए इधर भी आई कैप है, बीच में इक्वल लिखा हुआ है, इधर भी आई कैप है ना। तो आई कैप के जो मल्टीपल है बोथ साइड क्या होने से सेम, क्योंकि 2i कैप तो 2i कैप के बराबर ही हो सकता है। 2i कैप कभी 3i कैप के तो बराबर हो नहीं सकता। तो आई कैप इसमें भी, आई कैप इसमें भी मल्टीपल क्या होनी चाहिए, बराबर। तो fx किसके बराबर आ जाएगा भाई, m इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। ऐसे ही fy किसके बराबर आएगा, m इंटू ay। fz किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू az। ये थी भाई बात आपकी। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल फोर्सेस की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है ना आपका, वो है न्यूक्लियर। उसके बाद कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद कौन है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है भाई। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और उसके बाद ग्रेविटेशन। तो आपके तीन है नेचुरल फोर्स है, चार है एक्चुअल में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, है ना।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद एक और आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैंने लिखा नहीं है इसमें, 3 नेचुरल आपके जो मेन है वो लिख दिए मैंने, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर है फोर्सेस का। नेचुरल फोर्स की बात करें तो इसके अलावा बात कर लेते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होता है, उसकी भी देख लीजिए बात। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, मान लीजिए दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स। इफ द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज acts along the line joining the centers of body, then force is called central forces. Example, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इट और बहुत सारे। देखिए क्या है, समझिए इस बात को। मान लीजिए ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर लेते हैं। ये मास हो गया m1, ये मास हो गया m2। इनके सेंटर्स को आपने मिला दिया दोनों बॉडीज के, है ना। तो देखिए ध्यान से, जो लाइन आ रही है AB, इसी के अलोंग फोर्स काम करता है। अट्रैक्शन का है तो m1 पर काम करता है इस डायरेक्शन में, और इस पे काम करता है इस डायरेक्शन में। इसको आप पढ़ लोगे F12, इसको पढ़ लोगे F21, है ना। देखिए फोर्स क्या उसी लाइन के अलोंग काम कर रहा है। किस लाइन के अलोंग? सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। अगर इसको मान ले O डैश, तो F12 और F21 दोनों किस लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, इसी लाइन पे काम कर रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, सेंट्रल फोर्स। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, ये इनके सेंटर को मिला दिया आपने। अब जो इस वाली बॉडी पर फोर्स काम कर रहा है, मान लीजिए इस वाली, इसका नाम 2 है, इसका नाम 1 है, ऐसे फोर्स काम करने लगे F12, तो इट इज नॉट सेंट्रल। क्यों? क्योंकि ये इसी लाइन पर काम नहीं कर रहा है। किस लाइन पे काम नहीं कर रहा? ये भाई काम नहीं कर रहा है किस लाइन पर? इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, किसी और डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? नॉन सेंट्रल फोर्स, है ना। फिर ये सेंट्रल फोर्स नहीं कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल फोर्स वो होते हैं, ठीक है, जो दो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग काम करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स, है ना। रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। भाई ये क्या है? चलिए तो बात करते हैं नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स की। इसको भी समझ ले सभी लोग। नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स क्या है ना। देखिए, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है ना, तो दूसरी वाली भी पहली बॉडी पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देती है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक बॉडी है इस तरह से रखी हुई, ठीक है, एक बॉडी यहां पर रखी हुई है। तो जो इस बॉडी का जो वजन है
mg। इस वजन की वजह से ये बॉडी इस अर्थ पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। जो अर्थ है इस बॉडी पर वापस एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया आपके पास n। क्या हो गया, n। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, दोनों बॉडीज के सरफेस को मिलाने वाली, दोनों बॉडीज के सरफेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करती है ना, है ना। ये मान लीजिए सरफेस अर्थ के नीचे और बॉडी की सरफेस इस दोनों से 90 बनाता हुआ काम करेगी। कौन, जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक स्फीयर रखा हुआ है ना, ये क्या रखा हुआ है भाई, स्फीयर रखा हुआ है, आपको ध्यान देना है। एक स्फीयर है, इस तरह से रखा हुआ है ये। अब देखिए अगर ध्यान, जहां पे टच कर रहे हैं, इस टच यानी जहां पे कांटेक्ट पॉइंट है, उस कांटेक्ट पॉइंट से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन है जो दोनों सरफेस से 90 बनाती हूँ। अगर स्फीयर की सरफेस पे देखें तो रेडियस 90 बनाती है और जमीन पर भी वही 90 बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। और देखिए मान लीजिए तिरछी सरफेस इस तरह से है ना, यहाँ पे कोई स्फीयर रखा हुआ है या फिर कोई, अब जैसी बॉडी चाहे वैसे रख सकते हो इस तरह से। अभी कांटेक्ट पॉइंट हो गया, ये आपका मान लीजिए सेंटर हो गया। इस तरह से आपने मान लिया सेंटर हो गया, है ना। देखिए कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, कांटेक्ट पॉइंट से गुजरती हुई कैसी लाइन में दोनों से 90 बनाती हो। इंक्लाइन सरफेस से भी 90 बना रही है और स्फीयर पे तो रेडियस 90 बनाती ही है ना। तो ये आपका आ जाएगा इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है भाई। और देखिए अब मान लीजिए कोई इस तरह से रखा हुआ है, लाइक दिस, ऐसा रखा हुआ है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करेगी भाई, इसके सेंटर को पकड़ लो और इस पॉइंट को। अब ध्यान से अगर देखो आप, एक मिनट रुकिए, इसको सही से बनाता हूं दोबारा। मान लीजिए आपका इस तरह से है कोई सरफेस ऐसा, है ना, और एक स्फीयर है आपका जो इस तरह से रखा हुआ है, दोनों टच करता हुआ है ऐसा, ऐसे रखा हुआ है ना, दोनों ही सरफेस को टच करता हुआ ये स्फीयर आपका रखा हुआ था। अब ये सेंटर पे दो रिएक्शन आएंगी, एक तो इधर से आएगी, ये N1 हो गई, और एक इधर से आएगी, इसको बोलेंगे N2। इस पे दो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लोगे। ठीक है। और फिर मैं देखता हूं किस केस में किसके बराबर थी। ठीक है भाई। चलिए तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। डेफिनेशन देखो आपके सामने लिख दी है मैंने। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रिजिड सरफेस। जैसे मान लीजिए ये स्फीयर आपका एक रिजिड सरफेस, इसको बोलते हैं रिजिड सरफेस, जो नीचे बना दी मैंने, जैसे अर्थ हो गई आपकी रिजिड सरफेस इस तरह से। तो रिजिड सरफेस पे रखी है, ये इंक्लाइन प्लेन पे, ये भी रिजिड सरफेस था, इंक्लाइन प्लेन जिस पे एक बॉल रखी थी, रिजिड सरफेस पे रखी है, रिजिड सरफेस पे रखी है। तो जहां पर वो टच कर रहे हैं, है ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बॉडी के सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल डायरेक्शन। अब इस स्फीयर की सरफेस अगर यहां पर देखी जाए तो रेडियस 90 बना रही है, रेडियस 90 बना रही है, इसकी सरफेस तो ही ऐसी हॉरिजॉन्टल, तो इस पे 90 बनी रहा है, आपको दिख रहा है यहां से इधर सेंटर की तरफ 90, और ये यहां पर टेंजेंट आएगी इस जगह पर, ये रेडियस 90 बनाएगी, देखिए 90 बना रही है सरफेस पे, यहां भी 90 बन रहा है सरफेस पे, है ना। दोनों की जो कॉमन सरफेस है टच करने वाली है ना, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट से आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है दोनों सरफेस से 90 बनाए। तो इस स्फीयर से भी 90 बनाती है, और देखिए रिजिड सरफेस, ये वाली जो सरफेस आपकी रिजिड जिस पे रखी हुई है बॉडी, ये मिरर में ये रिजिड सरफेस का सिंबल है। ठीक है। अब देखिए किस केस में जो n है आपकी किसके बराबर थी, तो आप ध्यान से देखेंगे, नोट कर लो पहले डेफिनेशन, और फिर देखते हैं सभी जितने भी केसेस मैंने बनाए हैं इनमें कौन किसके बराबर था नॉर्मल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी कि भाई डायरेक्शन है वो कैसी आने वाली है ना, जो डायरेक्शन है आपकी वो कैसी आने वाली है। अब अगर जैसे मान लीजिए इसमें बात करते हैं, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, इसका वजन mg, तो यहाँ पर जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो किसके बराबर आ जाएगी,
mg के। यहाँ देखा जाए तो नॉर्मल डायरेक्शन किसके बराबर है, mg का। देखिए यहाँ पर जो वेट है वो ऐसे काम करेगा, ये एंगल अगर थीटा मान लिया जाए, है ना, ये एंगल थीटा मानेंगे तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए मैं दिखाता हूं। यहां से देखिए ये वर्टिकल लाइन थी, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उसको आगे बढ़ा दिया, है ना। अब देखिए ये जो लाइन थी वो 90 बनाती हुई थी, यहाँ से एक 90 बनाती हुई लाइन खींच लो सरफेस से, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, वापस यहाँ थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये और ये 90 बनाते हैं, ये और ये 90 बना रहे हैं आपस में, ठीक है। और यहाँ थीटा बनता है तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा ही एंगल बनेगा। तो अगर ये mg है, ये क्या आ जाएगा, mg cos, और ये क्या आ जाएगा आपका mg sin। और इस डायरेक्शन में अगर कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, है ना, along this there is no motion, ये रेस्ट पे है, v इक्वल टू जीरो है इसकी, तो उस केस में नॉर्मल डायरेक्शन किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर mg cos थीटा के बराबर आपकी रिएक्शन आ जाएगी। चलिए एक और केस लेता हूं मैं, नॉर्मल डायरेक्शन का ही, तो आपको चल जाएगा पता उसमें कैसे काम करेगी। मान लीजिए आपकी कर्व सरफेस है, इस तरह से एक सरफेस है, ये स्फीयर रखा हुआ है, मान लीजिए तो आपकी रिजिड सरफेस स्फेरिकल है, कैसी है, स्फेरिकल ऐसी है, ठीक इस तरह से। और कोई बॉडी है जो यहाँ पर रखी हुई है, कुछ इस तरह से रखी हुई है यहाँ पर ऐसा, ठीक, ये सेंटर है इस कर्व सरफेस का, ये जो कर्व सरफेस दिख रही है ना, एक रिजिड सरफेस है, ये क्या है, और ये एक बॉडी रखी हुई है ना, ये क्या रखी हुई है, बॉडी। इसको आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। चलिए इसके मान लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब दोनों के सेंटर को मिलाती हुई, ये इन दोनों के सेंटर को मिलाती हुई जो लाइन आएगी ना, वो दोनों पे 90 बनाएगी, तो इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल डायरेक्शन काम करेगा ऊपर की ओर। क्या काम करेगा, ऊपर की ओर, है ना। इस सरफेस पे 90 बनाओगे तो सेंटर को मिलाओगे, और इसके भी सेंटर को मिला लोगे, दोनों के सेंटर को मिलाती हुई जो लाइन जाएगी, ये ओ इसका है और ये ओ डैश इसका है, वही आपका नॉर्मल, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स काम करेगा, ठीक है। यहां पर कैसे निकलता, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, मान लीजिए ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, यहाँ पर क्या है, किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, mg cos थीटा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। दो बॉडीज, जैसे एक बॉडी को हम किसी रिजिड सरफेस, ग्राउंड फ्लोर पर इंक्लाइन सरफेस पे, किसी कर्व सरफेस पे रख देते हैं, तो सरफेस पे धक्का मारती है ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और जब भी हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमें जो होता है महसूस, हमारा वजन, वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमें लगता है वेट, हमारा खुद का वेट हम कभी महसूस नहीं कर सकते। जब हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन आती है, उसी को हम अपना वेट समझ में आता है, हमको लगता है भाई हमारा वेट है। तो एपरेंट वेट ही होती है नॉर्मल रिएक्शन आपकी, ठीक है भाई। ये तो हो गई बात नॉर्मल रिएक्शन की। अब हम आगे बात कर लेते हैं टेंशन फोर्स की। जब हम किसी बॉडी को किसी स्ट्रिंग से बांधकर खींचते हैं, तो उस स्ट्रिंग में क्या आती है, वो स्ट्रिंग क्या होती है आपकी, उसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करती है, उसमें होता है एलोंगेशन, उसकी वजह से उसमें आता है एक रिस्टोरिंग फोर्स, उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। समझाता हूं, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ना, आप इसे किसी स्ट्रिंग से बांधकर खींच रहे हो, ठीक है, आप इस पे फोर्स F लगा रहे हो, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है इसमें क्या आएगा, इलोंगेशन आने की कोशिश, मतलब स्ट्रिंग अपनी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब स्ट्रिंग पे फोर्स लगाते हो, स्ट्रिंग खींचेगी, तो स्ट्रिंग के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी लेंथ को बढ़ने से रोकती है, अपने अंदर एक फोर्स को प्रोड्यूस करती है जो उसकी लेंथ को वापस कम कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो इस पे टेंशन काम करेगी इस तरह से, और इधर से भी काम करेगी इस तरह से, हमेशा दोनों एंड पे काम करेगी टेंशन, किसी भी स्ट्रिंग के दो हिस्सों पे, है ना, हमेशा फोर्स काम करेगा आपका जो है टेंशन जो है। तो अब देखिए आगे, ऐसे मान लीजिए आपके पास एक पुली है इस तरह से, है ना, ये पुली है, और यहां से आपके पास इस तरह से एक बॉडी यहां पे लटकी हुई है, एक बॉडी यहां पे लटकी हुई है। यहां टेंशन काम करेगी ऐसे, यहां टेंशन काम करेगी ऐसे। देखिए इस वाले हिस्से पर ये
ये जो बॉडी है ये अपने वजन से नीचे की तरफ खींचती है स्प्रिंग को, है ना। तो स्प्रिंग में आता है इलोंगेशन को खींचने की कोशिश करती है, तो स्प्रिंग दोनों तरफ से फोर्स लगाती है अंदर की तरफ, ताकि कॉन्ट्रैक्शन है उसमें। अभी ये लेंथ क्या बढ़ने की कोशिश करेगी, तो इधर से भी एक टेंशन काम करेगी, इधर से भी हमेशा टेंशन इधर से भी काम करेगी ऐसे। ये टेंशन इस पुली पे काम कर रही है, ये वाली टेंशन इस पुली पे काम कर रही है, ये टेंशन इस बॉडी पे काम कर रही है, ये और ये कहां पे काम कर रही है, पुली पर, ये वाली इस M1 पर और ये वाली M2 पर। ठीक है भाई, चलिए इंक्लाइन प्लेन पे देख लेते हैं। ऐसे ही यहां पर एक बॉडी ले ली हमने, यहां पर एक बॉडी ले ली इस तरह से, ठीक है। तो जब ये चलेगी तो ये हिस्सा क्या खींचेगा, ये हिस्सा भी खींचेगा, तो टेंशन इधर से ऐसे काम करेगी, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे काम करेगी। तो किसी भी लेंथ के किसी भी पार्ट में हमेशा एक कॉन्ट्रैक्शन, जब भी आप उसे खींचते हो तो हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है जो वापस उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वापस उसकी लेंथ को कम करने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दी, टेंशन फोर्स से आपका डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप नोट कर लो। इसमें क्या है भाई, जब भी हम किसी रोप को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है उसी को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो आपके सामने मैंने फिगर के थ्रू बता दिया आपको, जब भी हम किसी ब्लॉक को, बॉडी को किसी रोप से बांधकर खींचते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, तो रस्सी में हमेशा टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, ये काम आएंगे बहुत सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ मैं। आगे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपको सब छोटी मोटी बातें याद रखनी है। ठीक है भाई, टेंशन किधर कैसे काम कर रही है। तो ऐसे हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग फोर्स की, किसकी भाई, लास्ट फोर्स। अब इसके बाद ये लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स क्या है भाई, ये और बात कर लेते हैं। द restoring force produced in a spring when it is deformed is called spring force। समझाता हूं क्या कह रहा हूं। ये मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये कंप्रेस नहीं है और इलोंगेट भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में एक स्प्रिंग थी, यहां से अपने एक ब्लॉक बांध के रखा हुआ था, है ना। अभी कोई कंप्रेशन कोई इलोंगेशन नहीं है। अब क्या करोगे आप, इसे मान लो थोड़ा सा खींच दो, इस तरह से खींच के आपने इस तरह से कर दिया ब्लॉक को, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी और आपने जो इसकी लेंथ को बढ़ाकर कितना कर दिया, आपने इसकी लेंथ में चेंज कर दिया डेल्टा एक्स का। ठीक है, तो इस स्प्रिंग पे अंदर की तरफ एक फोर्स काम करेगा इधर, ये F, ठीक है। एक तो F एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हो, और स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, इसको हम बोलेंगे F रिस्टोरिंग। ठीक है, जो वापस स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। वापस स्प्रिंग क्या, जब स्प्रिंग खिंचती है तो वापस अपने आप को दबाने की कोशिश करती है अंदर की तरफ, अपनी लेंथ को जो उसके लेंथ में चेंज हो रहा है उसका वो अपोज करती है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में खुद से एक फोर्स डेवलप कर लेती है ताकि उसकी लेंथ में चेंज ना हो पाए। इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। और ये F जो होता है आपका, ये एक्सटर्नल, इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूं F। जो F रिस्टोरिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी इलोंगेशन। इसे क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K और ये आ गया डेल्टा एक्स।
के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। ये आपको दिया होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा आपको दिया होता है, किसी स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर कोई स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम स्प्रिंग आसानी से खिंच जाती है, तो उसका जो के है उसकी वैल्यू काफी कम है। और अगर कोई स्प्रिंग बहुत हार्ड है, आसानी से नहीं दब रही और नहीं खींच रही, तो उसका के क्या होता है, ज्यादा। सॉफ्ट स्प्रिंग हैज लेस वैल्यू ऑफ के एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई, तो ये थी फोर्स के बारे में सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है भाई, तो ये थे भाई आज के वीडियो लेक्चर में, मैंने कहा था इतना ही करना है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। ठीक है, आज दो लॉ हमने कवर कर लिया, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ में जो फोर्स आया था उसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने सीख ली कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मल फोर्स कौन सा होता है, स्प्रिंग फोर्स कौन सा होता है, छोटी मोटी बातें। यानी इस वीडियो लेक्चर में हमने सारी थ्योरेटिकल बातें कवर कर ली हैं। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसमें हम कवर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और न्यूटन का थर्ड लॉ, और इसके बाद फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल स्ट्राइक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।